दोस्तों, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। ये लाइन हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये बात बिल्कुल सच भी है। हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। कई तरह की लोकल डायलेक्ट्स बोली जाती है। इंडिया की हर स्टेट में हमें एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड में हमें विविधताओं का देश कहा जाता है। और हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के स्लोगन के साथ पूरे वर्ल्ड को अपनी एकता का मैसेज देते हैं। हम बचपन से ही एक नारा लगाते हुए आ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम इंडियंस को यूनाइट रखा है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के हर सिटीजन के पास राइट टू इक्वालिटी है। इसका मीनिंग है हम इंडियंस ड्रेसिंग स्टाइल, फूड, लुक्स और लैंग्वेज में कितना ही एक दूसरे से डिफरेंट क्यों ना हो, हम सभी के पास राइट्स इक्वल हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि इंडिया में एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ सिटीजन्स को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस भी थोड़े अलग थे, तो आपको सरप्राइज जरूर होगा, लेकिन ऐसा सच में था। इंडियन फ्लैग हम सबकी शान है और इंडिया की किसी भी स्टेट में दो फ्लैग नहीं फहराए जाते हैं, लेकिन इस स्टेट के पास अपना अलग फ्लैग था। वहाँ हर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर इंडियन फ्लैग के साथ उस स्टेट का फ्लैग भी लहराता था। जब हम सब एक हैं, हमारे राइट्स एक हैं, तो फिर इंडिया की कौन सी वो स्टेट थी जिसे स्पेशल राइट्स दिए गए, और इस स्टेट को इतना स्पेशल ट्रीट क्यों किया गया था? दोस्तों, इंडिया का वो स्टेट था जम्मू कश्मीर, जहाँ के सिटीजन्स को कई स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। और ये स्पेशल राइट्स मिला था आर्टिकल 370 की वजह से। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का डिसीजन लिया जा रहा था। 5 अगस्त 2019 द मोस्ट टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 370 हटाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कश्मीर को सच में आज़ादी मिली। कश्मीर के दर्द को समझने के लिए हमें आज़ादी के समय में लौट कर जाना होगा। उन तारीखों के बारे में बात करनी होगी जिन्होंने कश्मीर और यहाँ के लोगों की किस्मत पूरी तरह बदल दी। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सपना सच हुआ और इंडिया में आज़ादी का जश्न मनाया गया। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम था, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिया था, या तो वो इंडिपेंडेंट रहें, या वो इंडिया में शामिल हों, या फिर पाकिस्तान में। प्रिंसली स्टेट्स को लोकल लैंग्वेज में रियासत, रजवाड़े या देशी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश एम्पायर द्वारा डायरेक्टली गवर्नड नहीं की जाती थी, बल्कि इंडियन रूलर्स ही इन पर रूल करते थे। लेकिन इन इंडियन रूलर्स को इनडायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर ही कंट्रोल करता था। आज हम जिस इंडिया को देखते हैं, उसकी कल्पना बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल के शायद साकार नहीं हो पाती। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की जब भी बात होती है, तो सरदार पटेल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी लीडरशिप, स्किल्स और हार्डशिप से 565 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल किया गया था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया में शामिल होने का डिसीजन लिया था, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का। तो वहीं कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा रखती थी। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें ऑटोनॉमी यानी लोकली रूल करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। इंडिया में उस समय 565 छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी। इसमें हैदराबाद, ग्वालियर, कश्मीर, बड़ौदा और मैसूर जैसी दूसरी प्रिंसली स्टेट्स की कंपैरिजन में 100 बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो वहीं कुछ बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इन सभी प्रिंसली स्टेट्स में ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम था और यहाँ राजा के ऊपर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। राजा के राइट्स को सुपर पावर माना जाता था और कई बार यहाँ की पब्लिक किंग के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करती थी। इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मर्ज करना कोई आसान काम नहीं था। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर बाकी सभी इंडियन प्रिंसली इंडियन यूनियन में शामिल हो गई थी। अंत में निराश और मजबूर होकर सरदार पटेल ने इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिसीजन लिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस तरह सरदार पटेल ने जूनागढ़ को इंडियन डोमिनियन में शामिल होने के लिए तैयार किया। जूनागढ़ वेस्टर्न इंडियन के सौराष्ट्र की एक बहुत बड़ी स्टेट थी। यहाँ के मुस्लिम नवाब महावत खान जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। काठियावाड़ की इस प्रिंसली स्टेट में पावर ट्रांसफर करने से एक दिन पहले पाकिस्तान में शामिल होने के लिए साइन कर दिए थे। इस स्टेट में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू थे और वे पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने नवाब के इस डिसीजन को लेकर प्रोटेस्ट किया। जगह जगह पर पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया। जब जूनागढ़ में हालात बिगड़ने लगे, तो नवाब अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गए। नवंबर 1947 में इंडियन आर्मी जूनागढ़ पहुंची और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद सरदार पटेल के सामने हैदराबाद को इंडिया में शामिल करना एक बड़ा चैलेंज था। वहाँ की पब्लिक इंडिया में शामिल होना चाहती थी, लेकिन वहाँ के निजाम उस्मान अली खान असफ ज सप्तम इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान के नेताओं ने उन्हें इस बात के लिए उकसाया कि वे इंडिया में शामिल नहीं होने के लिए प्रोटेस्ट करें। जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हैदराबाद देश के सेंटर में लोकेटेड था।
पटेल हैदराबाद की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए इसे हर हाल में इंडिया में शामिल करना चाहते थे। नवंबर 1949 में हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया। दोस्तों, कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन डोमिनियन में शामिल करने की प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद कश्मीर के राजा भी इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा रखते थे। कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान और भारत दोनों कंट्रीज से मिलती थी और दोनों ही इसे अपने देश में मिलाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर उन प्रिंसली स्टेट्स में से एक था जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित था और असली फैसला वही लिया जाना था। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा और यहाँ के आसपास के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ की लगभग 3/4 पॉपुलेशन मुस्लिम थी। ट्रांसपोर्टेशन, लैंग्वेज और बिजनेस रिलेशन भी कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन महाराजा हिंदू थे। बंटवारे और आज़ादी के साथ शुरू हुए कम्युनल स्ट्रेस की वजह से उनके लिए अपनी रॉयल स्टेट को मुस्लिम राज्य का हिस्सा बनाना काफी मुश्किल था। किस नए राज्य में शामिल हुआ जाए, इस पर डिसीजन लेने के लिए कश्मीर के किंग हरी सिंह बहुत टाइम ले रहे थे। वो इस पर सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ, ब्रिटिश और इंडियन ऑफिसर्स की काफी कोशिशों के बावजूद हरी सिंह किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच सके थे। तब पाकिस्तान ने पावर के दम पर जम्मू कश्मीर को कैप्चर करने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। 24 अक्टूबर 1947 को सुबह हजारों कबायली पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद आजाद भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और आगे बढ़ गए। उन्होंने कश्मीर पर यूनाइटेड नेशंस में जनमत संग्रह कराने की बात कही थी। इन सभी परेशानियों के बाद भी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को श्रीनगर में घुसने से रोक दिया था। आर्मी ने कबायलियों को कश्मीर घाटी से बाहर भी धकेल दिया था, पर वे उन्हें पूरी तरह से रियासत से बाहर नहीं निकाल पाए थे। साल 1948 में एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई और पाकिस्तान ने ओपनली अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। इंडिया पाकिस्तान आजाद होने के कुछ महीनों के अंदर ही कश्मीर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। सीज फायर ने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया था। जिस जनमत संग्रह का भरोसा दिया गया था वो कभी नहीं कराया गया। दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 का दिन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह भी हमें पता है। इसी दिन महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को इंडिया में शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन किए थे। इसी दिन कश्मीर इंडिया का हो गया था। सभी प्रिंसली स्टेट को एकजुट करने के साथ ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया था। उस समय प्रिंसली स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने यह कहा था कि आप रीजनल लेवल पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, क्योंकि सेंटर में अभी संविधान बन रहा है। ऐसे में हम इसे बाद में जोड़ लेंगे। सब प्रिंसली स्टेट्स ने अपने बेनिफिट्स देखते हुए संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया और यहीं से परेशानियों की शुरुआत हो गई थी। 25 नवंबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी जिसने कश्मीर की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। दरअसल उस दिन पार्लियामेंट में गोपाल स्वामी अयंगार ने कहा कि हम कश्मीर को एक नया आर्टिकल देना चाहते हैं। अयंगार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाउंडिंग कमेटी के मेंबर, राज्यसभा के नेता और इंडिया की फर्स्ट काउंसिल में मिनिस्टर थे। वे सन 1937 से 1943 तक जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। जब उनसे कश्मीर को नया आर्टिकल देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और इस स्टेट के साथ कई प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है। आधे लोग यहाँ फंसे हुए हैं और आधे लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया में हैं। इसके लिए टेम्पररी रूप से आर्टिकल 370 लागू करना होगा। जब वहाँ की परेशानी खत्म हो जाएगी तो इसे हटा दिया जाएगा। सबसे कम समय में डिबेट के बाद ये आर्टिकल पार्लियामेंट में पास हो गया था। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। इसके फेस पर भी लिखा है टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 21वें पार्ट का 370वां आर्टिकल है। इस आर्टिकल के 3 सेक्शंस थे। इसके थर्ड सेक्शन में लिखा है कि इंडिया का प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी की सलाह से आर्टिकल 370 को खत्म कर सकता था। हालांकि अब संविधान सभा नहीं रही तो ऐसे में प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। जब कोई आर्टिकल या सेक्शन को टेम्पररी समय के लिए बनाया जाता है तो उसको सीज करने या हटाने की प्रोसेस के बारे में भी लिखा जाता है। उसमें लिखा गया है जब जम्मू कश्मीर में लोगों की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी तो इसे हटाया जा सकता था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसे पार्लियामेंट लेकर आई थी और वही इसे हटा भी सकती थी। ये सेक्शन इसलिए लाया गया था क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान की जनता पलायन करके हमारे एरिया में आ रही थी। 14 मई 1954 को उस समय प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऑर्डर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A जोड़ा गया। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में स्पेशल राइट्स देता था। दोस्तों, आर्टिकल 370 के प्रोविजंस के अनुसार पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के सब्जेक्ट में लॉ बनाने का राइट था, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट से जुड़े लॉ अप्लाई करवाने के लिए सेंटर गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी।
इंडिया के प्रेसिडेंट के पास वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस करने का राइट नहीं था। भारत के दूसरे स्टेट्स के लोग जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स दोहरी नागरिकता, भारत और कश्मीर दोनों की नागरिकता रखते थे। जम्मू कश्मीर का फ्लैग भी अलग था। सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य स्टेट के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स का इंडिया के नेशनल फ्लैग या नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करना कंपलसरी नहीं था। 1989 तक जम्मू कश्मीर में कंडीशन थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब स्टेट तेजी से डेवलप होने लगा और स्टेट में टूरिज्म भी बढ़ने लगा था, तब 1990 में कश्मीर की शांति खत्म होने लगी थी। कश्मीर में आतंक का साया मंडराने लगा था। ऐसा माना जाता है कि वहां कट्टरपंथियों ने और पॉलिटिशियंस ने डर और अशांति बनाए रखी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रेजेंट किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हटाने और राज्य का पार्टीशन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 यूनियन टेरिटरीज के रूप में करने का प्रपोजल दिया गया था। 3 अगस्त 2019 को स्टेट गवर्नमेंट ने अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया था और सभी यात्रियों को जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके पीछे आर्टिकल 370 को हटाने की प्लानिंग ही थी। इतना ही नहीं, उस समय घाटी की स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए फोर्स भी बढ़ा दी गई थी। जिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, तब जम्मू कश्मीर में कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। वहाँ मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी पर बैन लगा दिया गया था। कई एरिया में धारा 144 लगाई गई थी। हालांकि कुछ महीनों के बाद समय समय पर घाटी से ये रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए थे। इस डिसीजन को लागू करने में कोई परेशानी ना हो, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को कस्टडी में लिया गया था और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। और इनमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सहित कुछ और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स को नजरबंद करना शामिल था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल राइट्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से एप्लीकेबल है। इस डिसीजन के बाद जम्मू कश्मीर का अपना अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद अब अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी टेम्पररी रेजिडेंट से शादी कर लेती है तो भी उनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। पहले टेम्पररी रेजिडेंट से शादी करने पर महिलाओं को तो प्रॉपर्टी में राइट दिया जाता था, लेकिन उनके बच्चों को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल हो गई थी। घाटी में सब कुछ नॉर्मल होने में काफी वक्त लगा। फिलहाल वहां से अब सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए गए हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने का मीनिंग ये है कि जो रूल्स, रेगुलेशन और लॉ पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होते हैं, वो अब जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई हो रहे हैं। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में लोकल लेवल पर कई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एप्लीकेबल हो गई है। यहाँ इन्वेस्टर समिट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इससे लोकल लोगों के लिए जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज शुरू हुई है। इसके साथ ही अब गवर्नमेंट घाटी में टेररिज्म को खत्म करने के लिए भी काम कर रही है। जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, उन पर गवर्नमेंट कड़ी नजर रख रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्ट में 59% तक की कमी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, हेल्थ और एजुकेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। आने वाले टाइम में हमें कश्मीर से शांति और अमन की खबरें मिलेगी और देश की दूसरे स्टेट की तरह यहाँ पर भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट लोकल लेवल पर कश्मीरी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहती है और देश के हर सिटीजन को इक्वल राइट देने के लिए ही ये डिसीजन लिया गया था। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई है। अब पूरे इंडिया में एक देश, एक विधान और एक संविधान का सपना सच हुआ है। अब सभी के लिए सेम रूल्स हैं और सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। दोस्तों, कम समय में ही कश्मीर की फिजाओं से नई महक आने लगी है। अब यहाँ टेररिज्म से ज्यादा डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जो पूरे इंडिया के लिए दिल को सुकून देने वाली है। हम सभी बहुत लकी हैं कि इस धरती का स्वर्ग हमारे इंडिया का पार्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब हर दिन हमें कुछ अच्छी खबरें कश्मीर और लद्दाख से मिले। गवर्नमेंट का ये डिसीजन इन दोनों जगहों और यहाँ के लोगों के लिए माइलस्टोन साबित हो। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।